एनीमिया के शीतल निमोनिया बनाया था। उसमें हमने बताया था आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और बीटा थैलेसीमिया कॉमन है। तो आपने मान लो कोई ब्लड पिक्चर देखा जिसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। अब दोनों में क्लिनिकली या ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है या थैलेसीमिया। तो ध्यान देना, एक होता है रूल ऑफ थ्री। तो जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा उस रूल ऑफ थ्री को फॉलो करता है। जो बीटा थैलेसीमिया होता है रूल ऑफ थ्री को नहीं फॉलो करता। रूल ऑफ थ्री क्या होता है, जैसे हमारे पास होता है टोटल आरबीसी, हीमोग्लोबिन और एससीटी या पैक्ड आरबीसी। तो अगर टोटल आरबीसी 5 है तो हीमोग्लोबिन 15 होगा और एससीटी उसका 45 होगा। तो 5 3 15, 15 3 45। तो रूल ऑफ थ्री। अगर मान लो, देखो ये तो नॉर्मल हुआ, अगर मान लो आरबीसी कम हुआ, आयरन डिफिशियंसी नहीं, आरबीसी कम होगा, तो आरबीसी मान लो घट के 5 से 4 हो गया, तो ये 15 से 12 हो जाएगा और ये 45 36। तो 4 3 12, 12 3 36, मतलब कम हुआ तो तीनों चीज कम हो रही है। रूल ऑफ थ्री मेंटेन है, रूल ऑफ थ्री फॉलो हो रहा है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, बीटा थैलेसीमिया में नहीं होगा, क्योंकि वहां टोटल आरबीसी नहीं कम हो रहा है। डिफेक्ट किसका है, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में। नंबर ऑफ आरबीसी सही है, उसमें ग्लोबिन जो चेन है हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हीमोग्लोबिन टोटल आरबीसी तो नहीं कम होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम होगा, ठीक है। अगर टोटल आरबीसी नहीं कम रहा है और या सीटी भी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम रहा है, तो ये रेशियो मेंटेन नहीं होगा, नॉट फॉलो, ठीक है। रूल ऑफ थ्री क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें आयरन डिफिशियंसी में फॉलो होगा, उसमें नहीं फॉलो। दूसरा चीज होता है एक मेंटजर इंडेक्स, मेंजर। इस मेंटजर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ताकि टी साइलेंट याद रहे, होता है मेंजर इंडेक्स। मेंजर इंडेक्स का एक तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होता लोग। मेंजर इंडेक्स फार्मूला होता है MCV, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम अपॉन टोटल आरबीसी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम अपॉन टोटल आरबीसी। ये रेशियो अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो 13 से ज्यादा होगा, ठीक है। याद कैसे करेंगे, आयरन डिफिशियंसी आई है, आई फॉर इंक्रीज मेंटजर, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया में ये 13 से कम होगा, डिक्रीज होगा, मतलब इसमें रेफरेंस वैल्यू जो 13 लेते हैं, 13 से कम 13 से ज्यादा, 13 या 13 से इसको बराबर ही मान सकते हो, ठीक है। अब जैसे क्यों, अब इसको तो मैंने एक याद करने का तरीका बता दिया कि आप आई से याद कर तो इंक्रीज होगा, वो ऐसे समझो। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक मतलब माइक्रोसिटिक मतलब सेल की साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। दोनों माइक्रोसिटिक के एग्जाम्पल है, इसका मतलब MCV तो दोनों में कम होगा, ठीक है। नॉर्मल मान लीजिए MCV 75 है और ये घट के 60 हो गया, ये तो इसमें भी होगा, ठीक है, दोनों में कम हुआ 60। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में टोटल आरबीसी कम होगा कि नहीं, टोटल आरबीसी भी कम होगा, जैसे मैंने बताया था टोटल आरबीसी भी कम हुआ, ठीक है। अब ये मान लो ये घट के आ गया 3, ठीक है, ये घट के आगे 3 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें तो कम हो रहा है, क्या इसमें टोटल आरबीसी कम होगा, नहीं होगा ना। तो ये आपका मान लो 5 था, 5 ही रहा, ठीक है। 12 पंचे 60, 12 आ गया, इसको करो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 13 से ज्यादा है, 13 से कम है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तुम्हें इसलिए इतना इससे भी क्लियर है, जैसे भी तुम याद कर सको। तो मेंजर इंडेक्स बढ़ जाता है आयरन डिफिशियंसी, आई से इंक्रीज, और कॉन्सेप्ट MCV दोनों में। अगर देखो दोनों ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो अगर नीचे वाली वैल्यू डिक्रीज होगी तो टोटल वैल्यू का मान बढ़ जाएगा ना, सिंपल फिजिक्स या मैथ है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब दूसरा होता है RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मली 12 से 16 होता है। RDW की वैल्यू नॉर्मली 12 से 16 होता है, ये इंक्रीज होगा 22 26 24 ऐसे मिलता है। बीटा थैलेसीमिया में नॉर्मल होता है, बीटा थैलेसीमिया में नॉर्मल होता है, हालांकि डिपेंड करेगा, कभी कभी क्या होता है बीटा थैलेसीमिया के साथ साथ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी मिलता है, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया के साथ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मिलेगा तो क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज भी हो सकता है, कभी कभी डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में नॉर्मल रहता है। तो RDW के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। दूसरा है आयरन स्टडी। आयरन स्टडी में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आयरन कम होगा कि नहीं होगा, आयरन की डिफिशियंसी, आयरन के जब जाके लीवर में और जगह पे आयरन जो इकट्ठा होता है जिस फॉर्म में, उसी को बोलते हैं फेरेटिन। जब आयरन ही नहीं तो फेरेटिन कम होगा, और अगर आयरन और फेरेटिन कम होगा तो TIBC बढ़ जाता है, ठीक है, जनरल सी बात है।
अब जस्ट इसका अपोजिट होता है थैलेसीमिया में। यहाँ पे क्या होता है, खूब सारा आरबीसी ट्रांसफ्यूजन। एक्चुअली बॉडी में वैसे नहीं बढ़ती, लेकिन अब खूब सारा आरबीसी ट्रांसफ्यूज करते, खूब सारा पीआरबीसी करते, जिसके कारण आयरन बढ़ जाता है। इसीलिए तो हम आयरन चिलेटर दे रहे थे ना, आयरन चिलेटर पढ़ाए अच्छे से तुमको। अब आयरन बढ़ेगा तो फेरेटिन के फॉर्म में होगा, तो फेरेटिन बढ़ जाएगा। हमने बताया था आयरन ओवरलोड को कैसे असेस करते हैं, सीरम फेरेटिन लेस देन 1000 नैनोग्राम पर एम एल, 1000 नैनोग्राम पर एम एल से कम होना चाहिए। अभी हम बताएंगे भी उसको। और अगर ये दोनों बढ़ रहा है तो टीआईबीसी तो उसका कंपनसेटरी होता है, तो अगर ये दोनों बढ़ रहा है तो टीआईबीसी कम हो जाएगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होता है, टीआईबीसी होता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब एनीमिया का टाइप, ये एक न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है। आयरन क्या होता है, न्यूट्रिशन एनीमिया, तो ठीक है। और बीटा थैलेसीमिया से क्या मैंने बताया था, हीमोलिटिक एनीमिया। तो आपके 5 डिफरेंस है। दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नीट पीजी में 1-2 क्वेश्चन इससे रहते हैं, ठीक है। आपके वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी आपका डिफरेंस आ जाता है शॉर्ट नोट में, तो आपके हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किसी बच्चे को रिसेंट बीटी हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है, तो वहाँ पे कैसे डायग्नोज करोगे, क्योंकि आपने बाहर से ट्रांसफ्यूज कर दिया है ब्लड, तो ब्लड तो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो उसमें पूछा जाता है उसमें कैसे करोगे, या कभी कभी रिसेंट लिखा जाए, कभी कभी विदिन 2 मंथ, क्योंकि आरबीसी की लाइफ स्पेन 90 से 120 दिन होती है, 120 3 महीने के 3 से 4 महीने, तो 2 महीने के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ, तो वहाँ पे क्या करोगे। तो उसका आंसर होता है HPLC कराइए आप बच्चे का के बजाय मदर फादर का। मदर फादर का HPLC का, ये दोनों ट्रेट में मिल रहे हैं, ठीक है। ट्रेट में करने वाला दोनों 0-0 आ गया, तो बीटा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, तो डायग्नोसिस इससे बन सकती है। या एक दूसरा कंडीशन, जैसे मैंने बताया था आपको, एडल्ट का हीमोग्लोबिन HbF A2A का परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज मैंने बताया था रिवर्स हो जाता है, HbF 90% के आसपास हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मैंने ये बताया था थैलेसीमिया में। लेकिन देखो, मान लो जैसे मैंने कहा मिनिमम एक बीटा थैलेसीमिया कितना 2 साल पे परसेंट करते, 2 साल पे मान लो किसी बच्चे का वजन वैसे 10 से 12 किलो होता है, तो 10 किलो है, तो आपने पढ़ा है कि बॉडी वेट का 8% ब्लड होता है, जो बॉडी वेट होता है उसका 8%, तो इसका 8% कितना हो जाएगा, 8×80, ठीक है, और 0.8 लीटर, या फिर दूसरे शब्दों में कहें 800 ml ब्लड, उसके बॉडी में 800 ml। और हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं यूजली 10 से 15 ml पर केजी से, तो मान लेते हैं हम 10 ml से करेंगे, तो 10 ml से करेंगे तो कितना 100 ml, ठीक है। 100 ml ट्रांसफ्यूज हमने किया कितना 100 ml, और उसका खुद का ब्लड 800 ml है। मान लो थैलेसीमिया है तो उसका ब्लड मान लो 8% हो जाए, 6% हो जाएगा, 6% होगा तो मान लो ये 600 ml है, क्योंकि वो एनीमिक है ना, तो उसमें तो उतना ब्लड होगा, वो तो नॉर्मल का हम बता रहे हैं 8%, मान लो उतना नहीं है, 600 है, ठीक है, 600 है। तो ये अब 600, अगर 600 में 100 ml मिलाए तो लगभग 1/3 हुआ, 1/6 तो हुआ। तो क्या तुम्हें लगता है ये उतना प्रभावित कर पाएगा इसको? लेकिन आंसर इसका यही होता है। लेकिन जहां पे 90% HbF आ रहा था, फीटल हीमोग्लोबिन 90% हुआ था, वहां कम होकर 60-70% हो जाएगा। 60-70% तो है तो नॉर्मल ही ना। तो अगर आपको हिस्ट्री पहले से पता है 2 महीना पहले ट्रांसफ्यूज हुआ है, ठीक है, 60 to 70% फीटल हीमोग्लोबिन आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल तो नहीं, नॉर्मल 2.5 होता है। और तुम्हारा जो इंटरमीडिएट में होता है, इंटरमीडिएट में थोड़ा बढ़ के लगभग 50-50% क्या है, तो 40 से 50% होता है, यहाँ तो 60-70% है, ठीक है, समझ रहे हो। और चूंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है तो आप ऐसा नहीं, आप हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाइए, और अगर वहां पे एबनॉर्मल 50-60% 70% के आसपास आ रहा है एबनॉर्मल, तो आप इतना कंसीडर कर लीजिए कि हमने कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूज किया बाहर से, जिसके कारण वैल्यू लोअर हो गई है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आप हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी डायग्नोसिस बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? पूछा था रिसेंट बीटी ट्रांसफ्यूजन 2 महीने के अंदर तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि बेस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी इन बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया में बेस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी क्या है। तो मैंने बताया था कि क्या 3 पॉलिसी है इंपॉर्टेंट बेस्ट, कि एवरी 21 डेज पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है,
ठीक है। अगर आपको बच्चे का नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से मेंटेन करना है तो एवरी 21 डेज पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है। दूसरा जो रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, मैंने बताया था 10 से 15, तो क्या रखना है अच्छा ग्रोथ और उसके लिए आपको 15 ml पर केजी से बेस्ट, हमने बोला बेस्ट, ठीक है। तो बेस्ट के लिए क्राइटेरिया है एवरी 21 से 21 टू 28 डेज पे होता है, लेकिन आपको बेस्ट माना जा रहा है तो 21 डेज पे कराना है। रेट जो होगा 15 ml पर केजी। मान लो कोई 10 किलो का बच्चा है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 15 दाम में 150, मतलब 150 ml देना है। अब उसमें टारगेट प्री बीटी क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन। टारगेट प्री बीटी हीमोग्लोबिन क्या हो जाए, इक्वल टू आर मोर देन 9.5 ग्राम पर डेसीलीटर। मतलब उसको 9.5 ग्राम डेसीलीटर से जैसे ही कम हुआ, कम होने की स्थिति में तैसे ट्रांसफ्यूज करना है। मतलब उसको इसके ऊपर ही रखना है, 9.5 के ऊपर ही रखना है। इससे नीचे हुआ तो उसको ट्रांसफ्यूज कराना है। तो आपका 3 बेस्ट ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी में पहला एवरी 21 डेज, रेट 15 ml पर केजी और टारगेट प्री बीटी हीमोग्लोबिन इक्वल टू आर मोर देन 9.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है। अब दूसरा चीज ट्रांसफ्यूजन गोल क्या है, हम क्या चाहते हैं। तो भाई कोई बच्चा है तो बच्चे का हम सबसे इंपॉर्टेंट, अब थैलेसीमिया बच्चा अगर किसी का ब्लड ही कम रहेगा तो उसका ग्रोथ वो होगा। तो जो ट्रांसफ्यूजन गोल है, हमें नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन करना है। नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करना विथ मिनिमम ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं, हमें इतना ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंसी देना है कि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल हो। कहने का मतलब अगर हम ज्यादा देंगे तो आयरन ओवरलोड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपने हजार्ड्स होते हैं, लेकिन हमको किसी भी कीमत पे, क्योंकि बच्चा है, बच्चे का ग्रोथ होना है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्रोमाइज नहीं करना है। अब मान लो ये नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मान लो उसको 28 दिन पे, मान लो जैसे 28 दिन पे हो जा रहा है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, तो हम 28 दिन पे करेंगे, क्यों 21 दिन पे समझेंगे। इन दोनों में डिफरेंस समझना गोल का मतलब, ठीक है। और अगर मान लो 28 दिन के बजाय वो 35 दिन पे ब्लड ट्रांसफ्यूज करने पे भी उसका नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंटेन है, तो हमें 35 दिन पे कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को नॉर्मल बनाए रखने के लिए जितना मिनिमम ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंसी होगा उतने समझेंगे। तीसरा चीज है मिनिमम आयरन ओवरलोड। अब आपको आयरन ओवरलोड, ठीक है, तो आपको 2 चीज है ना, ग्रोथ एंड नॉर्मल डेवलपमेंट नॉर्मल रखना है, उसके साथ विथ मिनिमम ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंसी विथ मिनिमम आयरन ओवरलोड। क्योंकि आप ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज दोगे तो आयरन ओवरलोड भी ना हो पाए और ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंसी ना हो, ग्रोथ और डेवलपमेंट मेंटेन करना है। तो 3 गोल है।